हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और इस कोरोना की महामारी से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रख रहे होंगे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो ये कोरोना क्राइसिस हमारे यहाँ चल रही है, उसमें जो नए नए वेरिएंट्स इमर्ज होके आ रहे हैं कोविड वायरस के, उसके बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बट आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे आगे आने वाले सारे अपडेट्स के साथ रूबरू हो सकें। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे मैसेजेस और आपके सारे कमेंट्स पढूँ और जितना का हो सके उतना का जवाब दे सकूं, और कभी बहुत ही अच्छे सजेशन हो तो उसे मैं इनकॉर्पोरेट भी कर सकूं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का जो ये सेकेंड वेव है वो आखिर आया ही क्यों। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल हमारे देश में काफ़ी मैसिव लॉकडाउन किए गए थे, काफ़ी मैसिव स्टेप्स लिए गए थे ताकि कोरोना का जो पहला वेव था उसको कंट्रोल में किया जा सके। कोरोना स्टार्ट हुआ था 2019 के नवंबर महीने से फ्रॉम चाइना के वुहान शहर से ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया। इसका पहला वेव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर पैंडमिक का कम से कम 2 या 3 फेजेस होते हैं, 2 या 3 वेव्स होते हैं। तो लास्ट ईयर इससे गुजरने के बाद इस साल फिर फरवरी मार्च के महीने से हमने सेकेंड वेव से जूझना शुरू किया है। और अनफॉर्चुनेटली ही कहा जाए कि चाहे हमारी गलती हो या सिस्टम की गलती हो या गवर्नमेंट की गलती हो, बट ये जो सेकेंड वेव है हमारे देश में, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ है। और जिस तरीके से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जिस तरह से डेथ्स होती जा रही हैं लोगों की, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। कुछ लोग तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि ये एक तरह से मतलब सुसाइड है, एक जो मास सुसाइड जिसे हम कहते हैं, जेनोसाइड है, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह के माहौल में हमारा जीवन अब आजकल कट रहा है। हम सभी अपने घरों में कैद हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार का देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये जो सेकेंड वेव आया कोरोना का, इसमें कहाँ कहाँ मतलब कहाँ रीज़न, क्या रीज़न आप देंगे, क्या रीज़न डब्ल्यूएचओ देगी, क्या रीज़न गवर्नमेंट दे रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इस बार का जो एक कोरोना का वेव है वो पिछले बार से ज़्यादा घातक है। द रीज़न बीइंग कि इस बार जो है वो एक नया वेरिएंट आ गया है। जी हाँ, जो पिछले बार का जो हमारा कोरोना वायरस था उसने अपने आप को नए सिचुएशंस में, नए जो माहौल है, नए सराउंडिंग्स है, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। और जिस वजह से कोरोना वायरस का जो ये नया कॉन्स्टेंट है वो ज़्यादा घातक साबित हुआ है हम सभी के लिए। और बड़े बड़े शहरों के अलावा ये छोटी छोटी जगहों यानी कि देहात गाँव में भी असर कर रहा है। वहाँ भी काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है और बहुत जल्दी ये काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे यहाँ माना जाता है वो है लैक ऑफ इनफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ना ही पिछले 8 महीने में जब हमारा पहला वेव ख़त्म हुआ था तब तक किसी तरह की तैयारी की गई। ये तो मैं बहुत बड़ा एक लैक्सिटी मानती हूँ हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पे कि ऑक्सीजन, जहाँ आज हम सभी देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है इतनी ज़्यादा है, लेकिन उतना इनफ ऑक्सीजन प्लांट्स भी नहीं है हमारे यहाँ पर, बेड्स नहीं हैं। और ऊपर से इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ पे लार्ज रिलीजियस गैदरिंग जैसे कुंभ मेला या फिर जो ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं या जो ये स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस हैं, वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो जैसा कि होल एंड सोल तरीके से मैं बता सकूंगी कि हमारे स्तर से या गवर्नमेंट के स्तर से सबसे बड़ी रीज़न दो ही हो गई है इस कोरोना के वेव के आने की। पहला तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि इतना ज़्यादा केसेस को हैंडल कर सके। और दूसरा कि जिस टाइम पर हमें कंट्रोल करना चाहिए था, ट्रैक करना चाहिए था और ट्रीट करना चाहिए था, उस वक्त कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की जगह मैसिव रैलीज़ करना और कुंभ मेला जैसे रिलीजियस गैदरिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो ये वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, जैसे हम सार्स कोविड 2 कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
तो आखिर ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है म्यूटेशन से। जी हाँ, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का अर्थ होता है कि अपने आप के या किसी के जेनेटिक स्ट्रक्चर में तब्दीली लाना। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का भी यही हुआ था। अगर आप पाषाण युग में जाएंगे, स्टोन एज में जाएंगे, तो उस टाइम जो एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर था, वो अलग था और कंपेयर टू द पर्सन जो कि आज के एज में है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ओवर द ईयर्स उसने अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरीके से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की चेंज हुई, तो उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन कहते हैं। कुछ ऐसा ही एक वायरस के केस में भी होता है। जिस तरह से एक ह्यूमन जो है अपने शरीर की संरचना, एक ह्यूमन बॉडी जिस तरह से अपने शरीर की संरचना को बदलती है, ठीक उसी तरह से एक वायरस भी बदलता है। और ये क्यों बदलता है? ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी है उसके अलग अलग, जो और गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे भी हैं, या फिर ह्यूमन बिहेवियर, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। शायद इसीलिए वायरस को अमंगस्ट ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा खतरनाक बोला गया है। तो ये जो म्यूटेशन होती है, तो म्यूटेशन इज बेसिकली द चेंज इन द वायरस जेनेटिक सीक्वेंस। साथ ही में म्यूटेशन क्यों आती है? क्योंकि जो एक वायरस होता है वो चाहता है कि वो अपने आप को हर रूप में एडजस्ट करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं डार्विन की थ्योरी भी, कि फिटेस्ट विल सर्वाइवल। कुछ ऐसे ही रणनीति एक वायरस की भी होती है, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके लॉन्गर पीरियड तक, तो वो अपने आप को म्यूटेट करता है। और जब एक वायरस का म्यूटेशन हो जाता है, तो जो नया वायरस बनता है अपने पेरेंट वायरस से, उसे हम एक वेरिएंट कहते हैं। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंट। और अगर किसी वेरिएंट में एक से ज़्यादा बार म्यूटेशन हुआ है, तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडियन कोविड वेरिएंट के बारे में। इंडियन कोविड वेरिएंट क्या है? इंडियन कोविड वेरिएंट को हम डबल म्यूटेंट वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं, या सार्स कोविड 2 वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं, या ऑफिशियल, या जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम है उसका B.1.617। तो ये जो है, ये हाल फिलहाल में हमारे देश में पाया जा रहा है, जो कि पिछले साल से, जैसा कि WHO ने प्रेडिक्ट किया है कि पिछले साल से अक्टूबर 2020 के आसपास ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये हमारे देश में पाया जा रहा है, या हमारे देश से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसे सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ किया गया था? इसे डिटेक्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम या यूके में। हुआ ऐसा था कि जब कुछ लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल करके, लोग जब यूके गए थे और वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की गई थी, तो पाया गया था कि वो कोरोना वायरस के ही एक दूसरे तरह के स्ट्रेन से ज़्यादा प्रभावित हैं, और वो जो ज़्यादा खतरनाक है और घातक साबित हो रहा है उनकी ज़िंदगी के लिए। तो जब साइंटिफिकली इसे स्टडी किया गया, तो पाया गया कि ये जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, यही है डबल म्यूटेंट वायरस, या B.1.617। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और शायद इसीलिए WHO ने इसे जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ के भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये इंडियन कोविड वेरिएंट है, यही इंडिया में आने वाले सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार है। चूँकि हम अभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं ऑफिशियली कि किस रीज़न से इंडिया में इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में डेथ हो रही हैं, चूँकि जो पिछले बार से इस बार का वायरस ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कौन सा वायरस का स्ट्रेंथ है, ये नहीं पता चल रहा है। हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडियन कोविड वेरिएंट है, ये भी काफ़ी हद तक खतरनाक है, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो इंडियन कोविड वेरिएंट है, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, एज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय द WHO। लेकिन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा घातक हैं एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम कह रहे हैं वो ज़्यादातर हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूके वेरिएंट्स। जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि जो वुहान का वायरस है, वही इनका पेरेंट कोरोना वायरस है, जिसमें से ये सारे इंडियन वेरिएंट और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और यूके वेरिएंट्स निकले हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इन्हें स्ट्रेन्स या वेरिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम यूके वेरिएंट की बात करते हैं, जिसे B.1.1.7 का नाम दिया गया है ऑफिशियली, और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पाया जा रहा है ब्रिटेन में। जी हाँ, ब्रिटेन जो कि यूके में है, और लगभग 50 कंट्रीज़ में इसे पाया गया है, और ये बार बार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। और चूँकि ये मल्टीपल टाइम म्यूटेट कर रहा है, तो हम इसे यूके वेरिएंट या यूके स्ट्रेन भी कह रहे हैं। दूसरा है साउथ अफ्रीका वेरिएंट, जिसे हमने साइंटिफिकली B.1.351 का नाम दिया है, और ये कम से कम 20 कंट्रीज़ में पाया जा रहा है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम। और तीसरा और आखिरी जो वेरिएंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नोन है, वो है ब्राज़ील वेरिएंट, जो कि ब्राज़ील से निकला है, और इसे हम ऑफिशियली P.1 का नाम देते हैं, और ये भी यूके में पाया जा रहा है।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारे वेरिएंट्स बहुत डेंजरस हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो देखिए कोरोना वायरस अपने आप में ही डेंजरस था। जिस तरीके से उसकी पहली वेव आई थी और जिस तरीके से डेथ्स होने ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू हुए थे और जिस तरह से उसने अपने चंगुल में हर किसी को फंसा लिया था, उसने एक पूरे गवर्नमेंट की जो है ना एक टांग तोड़ के रख दी थी। उसने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि चाहे आप कितने भी पैसे जमा कर लें, चाहे कितना भी आप इकोनॉमिकली रिच हो जाएं, कितना भी आप ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएं, कितना भी ज़्यादा आप डिफेंस में रिच हो जाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेडिकली साउंड नहीं हैं, अगर आप अपने आप को अपनी फिजिकलिटी को, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पावरफुल देश हैं या कितने पावरफुल आप एक नेशन हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके यहाँ पे कोई आपके यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाली है जब तक आपकी जान नहीं हो। जैसे कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर जैसा कि एविडेंस पाया जा रहा है कि ये प्रेडिक्ट करना कि जो नए वेरिएंट्स है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हैं, जिसकी वजह से इनके जो एयरबॉर्न है या जिनके हवा से फैलने का खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी पाया गया कि जो ये यूके का वेरिएंट है ये ऑलमोस्ट ज़्यादा डेथ, इसमें ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ है। जी हाँ, 30% ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ पाई गई है। यानी कि अगर किसी को ये B.1.617 वाला हो जाता है, स्ट्रेन का वायरस हो जाता है, तो देखा जा रहा है कि उसके डेथ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ऑल्दो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसा हम सभी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी हाँ, किसी चीज़ का इलाज कराने से अच्छा है कि उसके पहले ही उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जैसा कि हर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है, हर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, क्लीन रखें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करें, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रख सकें। चलिए नेक्स्ट हम वीडियो पे आते हैं। अपने नेक्स्ट इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ये वैक्सीन्स, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अभी मार्केट में हमारे यहाँ कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और जल्द ही हमारे यहाँ पे रशिया से जो इंपोर्ट की जा रही है स्पुतनिक 5, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है टू बी गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट दीज कोविड वेरिएंट्स। तो क्या ये वैक्सीन्स इन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करेंगी? तो जैसा कि साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो ये एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं, इन्हें पिछले साल के जो पेरेंट कोरोना वायरस है उसके हिसाब से बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो नए वेरिएंट्स हैं वो अपने पुराने वेरिएंट से ही निकले हैं, तो हो सकता है कि जो आपके नए वेरिएंट हैं वो पूरी तरह से, जो नए वैक्सीन्स हैं वो पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो, लेकिन वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से आप इतना ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं होते हैं बीमार पड़ने के या मौत के करीब पहुंचने के, जब तक आपने ऑलरेडी उस वैक्सीनेशन को लिया हुआ है। अगर आपने एक डोसेज ली है तो कोशिश करें अपने दोनों डोसेज ले लें। और देखा जा रहा है कि जिन भी लोगों ने दोनों डोसेज ली है उनके जो डेथ रिस्क हैं वो कम से कम 80% कम हो गए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जितनी भी वर्ल्ड की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीन के डिज़ाइंस में थोड़ा बदलाव किया जा सके ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, क्योंकि कोई भी आइडियल वैक्सीन अभी तक हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए आप सभी के लिए मैं यही गुजारिश करूँगी कि हो सके तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, खासकर जो लोग 45+ हैं वो ज़रूर इस वैक्सीन के दोनों डोसेज लें, ताकि अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने आगे आने वाली लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरीके से मेरा ये वीडियो आज के लिए एंड होता है। इसमें मैंने आपको कोरोना वायरस के आने वाले सभी वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई इशू है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिखें, या फिर नीचे दिए गए जो आपके ईमेल आईडी है उस पर मुझे आप कॉन्टैक्ट करें। चलिए मैं जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।